6:56 पर न्यूज 18 उर्दू पर। आदाब, इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। रिजर्वेशन से मुताल्लिक आरएसएस चीफ मोहन भागवत के दिए गए बयान पर तनाजा शुरू हो गया है। हालांकि संघ ने इसे गैर जरूरी बताते हुए खारिज कर दिया है। भागवत ने एक बयान में कहा था कि जो रिजर्वेशन की हिमायत में हैं और जो इसके खिलाफ हैं, इन लोगों के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत होनी चाहिए। भागवत के बयान पर अपोजिशन और बीजेपी की इत्तेहादी पार्टियां हमलावर हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात में भागवत के बयान की वजह से बड़ा नुकसान उठा चुकी बीजेपी और मोदी सरकार पर एक मर्तबा फिर कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि रिजर्वेशन का जायजा लेने के लिए गैर सियासी कमेटी तश्कील दी जाए। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी शुरू से ही यह सोच रही है कि किस तरह रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। इनकी सोच रिजर्वेशन के मामले में बिल्कुल सही नहीं है। वहीं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रिजर्वेशन के मामले पर बीजेपी और आरएसएस की सोच एक है, जबकि जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि गैर सरकारी कमेटी की तरफ से रिजर्वेशन पर कमेटी बनाना एक खतरनाक कदम है। भागवत का बयान मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए खतरनाक है। जाहिर है कि दलितों और पिछड़े तबके की सियासत करने वाली जमातें भागवत के इस बयान पर खदशा जाहिर कर रही हैं। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई मुल्क में रिजर्वेशन पर नए सिरे से बात होनी चाहिए? क्या रिजर्वेशन से मुल्क एक बड़े तबके की हक तलफी हो रही है, या यह रिजर्वेशन पिछड़ों और गरीबों के लिए वाकई में बड़ा सहारा है? आज प्राइम डिबेट में हम इन्हीं कुछ सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने रिजर्वेशन के मामले को फिर एक बार उठाया है। भागवत ने एक बयान में कहा कि जो रिजर्वेशन की हिमायत में हैं और जो इसके खिलाफ हैं, इन लोगों के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि उन्होंने पहले भी रिजर्वेशन पर बात की थी, लेकिन इससे काफी हंगामा हुआ और पूरी बहस असल मुद्दे से भटक गई। गौरतलब है कि भागवत ने 2015 में बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले भी रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाया था, जिस पर कई जमातों और कम्युनिटी की तरफ से शदीद रद्द अमल आया था। क्योंकि इस प्रश्न का हल भी सद्भावना में ही है। आरक्षण के पक्ष के लोग आरक्षण के विपक्ष के लोगों का विचार करके जब कुछ बोलेंगे करेंगे, और आरक्षण के विपक्ष में जो है वो आरक्षण के पक्ष के लोगों का विचार करके कुछ करेंगे बोलेंगे, तब इसका हल 1 मिनट में निकल आएगा, बिना कानून के, बिना नियम के। वो सद्भावना जब तक संपूर्ण समाज में खड़ी नहीं होती, इस प्रश्न का हल कोई नहीं दे सकता। मोहन भागवत के रिजर्वेशन वाले बयान पर जबानी जंग तेज हो गई है। भागवत के तबसरे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि दलितों और पिछड़ों को मिला रिजर्वेशन खत्म करना ही हुक्मरां पार्टी का असली एजेंडा है। भागवत के इस बयान पर अपोजिशन और बीजेपी की इत्तेहादी पार्टियां भी हमलावर हैं। आगाह करता हूं, ये उचित नहीं। जो हक है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी समाज के लोग हों, अभी तो हक ही नहीं पूरा मिला, और जो भी मिला है आंशिक तौर पर, आप उसकी भी समीक्षा और उस पर चर्चा की बात करते हैं। जो जाल बिछाते हैं, इस जाल को हमें बखूबी समझना होगा और जनता को भी इसको बखूबी देखना होगा कि ये जाल क्यों फैलाया जा रहा है। आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिससे हमारा ध्यान बंटाया जा रहा है और हमें क्यों आपस में लड़वाने की ये चेष्टा की जा रही है। मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि रिजर्वेशन हामियों और मुखालिफिन के माबैन अच्छे माहौल में बातचीत होनी चाहिए और फिर इसका हल निकाला जाए। भागवत के इस बयान से वाज़ेह हो जाता है कि रिजर्वेशन हुकूमत के अगले एजेंडे में शामिल होगा। रिजर्वेशन के खिलाफ संघ के नजरिए से सब वाकिफ हैं। सवाल ये उठता है कि वाकई मुल्क में रिजर्वेशन पर नए सिरे से बात होनी चाहिए। क्या रिजर्वेशन से मुल्क एक बड़े तबके की हक तलफी हो रही है, या ये रिजर्वेशन
पिछड़ों और गरीबों के लिए बड़ा सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मोहन भागवत के इस बयान पर, रिजर्वेशन को लेकर जो मोहन भागवत ने बयान दिया, इस बयान के आखिर माने क्या कुछ निकाले जाएं, क्योंकि इससे पहले भी 2015 में आरएसएस चीफ इस तरह का बयान रिजर्वेशन को लेकर दे चुके हैं, फिर उन्होंने यह बयान दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि वाकई में रिजर्वेशन जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनकी जरूरत है या ये सियासी जरूरत है। और सवाल यह भी उठता है कि आखिर रिजर्वेशन का यह खेल मुल्क में कब तक चलता रहेगा। और जो सबसे बड़ा इशू मोहन भागवत ने उठाया है कि रिजर्वेशन के मामले पर बातचीत होनी चाहिए। क्या वाकई में यह सही वक्त है रिजर्वेशन के इश्यू पर गौर व फिक्र करने के लिए? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अरविंद बाजपेयी जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दीपक पांडे साहब बीएसपी सपोर्टर हैं। इनके अलावा अशोक सिन्हा जी आरएसएस थिंकर हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अपने चारों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी और कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले अशोक सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जो शगुफा छोड़ा, या यूं कहा जाए कि जो बात मोहन भागवत जी ने कही है रिजर्वेशन को लेकर, क्या वाकई में यह मुनासिब वक्त है कि इस इशू पर चर्चा की जाए, गौर व फिक्र इस पर किया जाए? सिन्हा जी। मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा है, बेहतर होता कि तकनीकी दृष्टि से आप उनके उत्तर के पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो भी आप दिखा दिए होते विजुअल में, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, समाज में एकता स्थापित करने के लिए, समाज सेवा के लिए और व्यक्ति निर्माण के लिए बना हुआ है। वह उसका स्पष्ट मत है कि जब तक समाज में जातीय भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण बना रहेगा। आरक्षण समाप्ति के लिए उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए जो आरक्षण पाते हैं। यदि वो कहेंगे तभी यह समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा यह चलता रहेगा। यह स्पष्ट मत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। मोहन भागवत जी ने जो एक प्रश्न के उत्तर में कहा, प्रश्न ये था कि सही लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता समाज में एकता स्थापित करने की रहती है, समाज संगठित करने की होती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति न पैदा हो। उनका कहना था कि जो पक्ष में है और जो पक्ष में नहीं है, यह जनतंत्र है, इसमें मिल बैठ करके बातचीत करना चाहिए सद्भावना पूर्वक। जो आरक्षण पा रहे हैं उनका कष्ट वो देखें, वो चिंता करें, जो नहीं पा रहे हैं और जो विरोध में बोल रहे हैं उनका क्या अंतर्मन है, यह आरक्षण पाने वाले स्पष्ट करें। दोनों मिल बैठ करके समस्या का समाधान कर ले। यही तो बात कही गई है स्पष्ट रूप से। जनतंत्र में बातों को रखना, शास्त्रार्थ करना, सेमिनार करना, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें कहीं भी मोहन भागवत ने यह नहीं कहा है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, बल्कि क्या कारण है यह विचार होना चाहिए कि जुडिशरी में 2% मोहन भागवत जी ने यह रिजर्वेशन का आरक्षण का इशू पहली बार नहीं उठाया है। इससे पहले भी आपको याद होगा, अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि 2015 में भी मोहन भागवत जी रिजर्वेशन का इशू उठा चुके हैं। तो यह पहला मौका नहीं है और शायद यही वजह कि इसे शक की नजर से देखा जा रहा है। उठा नहीं चुके हैं, एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उस समय भी एक प्रश्न का यह वितंडा बनाया गया। प्रश्न यह था कि सही लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस पर उन्होंने उत्तर दिया था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मगर इसको राजनीतिक दृष्टि से हाईजैक करके और खड़ा किया गया, एक एजेंडा बनाया गया और इसका लाभ लिया गया। मैं कह रहा हूं कि कहीं भी संघ आरक्षण के खिलाफ नहीं है। उसका स्पष्ट मत है कि जब तक सामाजिक भेदभाव समाज में रहेगा, आरक्षण बना रहेगा, मिलना चाहिए। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, मैं अरविंद बाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि रामविलास पासवान जी का भी मोहन भागवत जी के इस बयान के बाद रिएक्शन आया और पासवान जी ने कहा कि खत्म होने नहीं जा रहा है। जिस तरह से रिजर्वेशन चल रहा है, जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है, वो चलता रहेगा। इस बयान के माने आखिर क्या निकाले जाए जो मोहन भागवत जी ने कहा है? और अरविंद बाजपेयी जी, आप बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। जो बातें कही गई वो ऐसे ही नहीं कही गई होंगी, हवा में बातें नहीं कही गई होंगी मोहन भागवत जी के जरिए। बाजपेयी जी।
देखिए ऐसा है, पासवान साहब सबसे सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी। और उनका ये बयान कि जारी रहेगा, ये बाकायदा एक सरकार की तरफ से दिया गया बयान है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री ने 12 अगस्त 2018 में बाकायदा क्लियर किया था कि आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता है, ये संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। फिर उसके बाद दोबारा 22 अप्रैल 2019 को उन्होंने पूरे रैली में कहा कि जब तक मोदी है तब तक नो वन कैन चेंज दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन टू द पुअर, SC एंड ST एंड ट्राइबल्स। तो देखिए, जब एक बार सरकार का बयान आ गया, एक बार प्रधानमंत्री का बयान आ गया, तो उसमें कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि RSS का बयान आया, मोहन भागवत साहब का बयान आया, तो अभी जो पहले प्रवक्ता बोले हैं सिन्हा साहब, उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि कोई कंफ्यूजन मत रखिए, हम रिजर्वेशन को टच करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो बयान है उस बयान के क्या मतलब निकाले जाएंगे, ये भी एक गंभीर विषय है। बिल्कुल। क्यों समय समय पर ऐसे बयान दिए जाते हैं? सही। क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में है? क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह बात है कि हम SC ST रिजर्वेशन को खत्म करेंगे? आंसर इज नो। तो जब सरकार का बयान बड़ा क्लियर है, बीजेपी का मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर है, हम जो सरकार का हिस्सा है, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, तो इस पे किसी को मुकालते में नहीं रहना चाहिए, ये बड़ा क्लियर है। नहीं, और तीसरी बात जो बड़ी सवाल देखिए वही उठता है, फिर आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? तबका जी, फिर इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? और मोहन भागवत जी छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। देखिए होता क्या है ना, देखिए बयान पूरा भाषण, अभी इन्होंने सही कहा कि पूरा भाषण अगर देखेंगे और उसका संदर्भ देखेंगे तो उसमें यह कहीं नहीं है कि हम रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर विरोध में कुछ लोग हैं और एक तरफ पक्ष है एक तरफ विपक्ष है, तो क्यों ना विचार विमर्श किया जाए। तो वो उनका एक ओपिनियन है, उनका एक मत है, लेकिन हम उस मत से सहमत नहीं है। और उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कारण है कि सदियों से जो एक समाज दबा कुचला रहा है, छुआछूत का भेदभाव होता रहा, सर पे मैला ढोने का काम करते हैं, जब तक उनको प्लेन लेवल फील्ड तक नहीं लाया जाएगा तब तक ये रिजर्वेशन को इस देश में कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ये आप मान के चलिए। और RSS की सीमाएं जो है वो एक सोशल एंड सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, वो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार जिम्मेवार है हर चीज के लिए, सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है। ठीक है, इस बीच मेरे साथ शाइना NC जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ गई। शाइना NC जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं रिफत जावेद आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अरविंद वाजपेयी जी ने कही या जो बात अशोक सिन्हा जी ने कही, इन दोनों के बयान से तो यह लगता है कि जो बात भागवत जी ने कही उसका कोई माने ही ना निकाले जाएं, वो बस एक बयान था और उसे बयान तक रहने दिया जाए। क्या 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 यही सच्चाई है रिफत जावेद? देख अबू हुरैरा, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मोहन भागवत की क्या हैसियत है, बिल्कुल पूरे जो जितने भी जो RSS स्ट्रोक जो बीजेपी जो फैमिली है उसमें क्या हैसियत है। मोहन भागवत ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी मैसेज होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव छुपा होता है। आपने खुद ही अपने रिपोर्ट में जिक्र किया कि जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस बिहार में उन्होंने ये बात कही थी, तो उसके पीछे भी एक वजह थी, वो इलेक्शन से रिलेटेड ये इलेक्शन से जोड़ करके वो बात वहाँ पे कही गई थी। अलग बात है कि जब ये तनाज़ा बढ़ा तो उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। देखिए ये देखिए कि वो कहाँ बोल रहे थे। वो जहाँ पे बोल रहे थे वो सिंपोजियम था जिसमें जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया में होते हैं उसको लेकर के वो वहाँ पे बोल रहे थे। और पिछले 2-3 साल में जब भी जो बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स जब आए हैं तो हमेशा रिजल्ट्स के बाद ये एक मामला तूल पकड़ा है कि क्या रिजर्वेशन का फ़ायदा गलत कैंडिडेट्स को हो रहा है, कि चूँकि होते तो वो दलित फैमिली के हैं। 2 साल पहले आपने देखा होगा 2016 में टीना डाबी टॉप की थी, वो दलित कैटेगरी से थी, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से भी बहुत ज़्यादा बेहतर थी। तो उसमें बहुत बड़ा एक मामला, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी उस वक्त हुई थी। मेरा कहना यह है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में और हरियाणा में, जहां पे एक दलितों का जो SC ST है उनकी एक सिग्निफिकेंट उनका एक परसेंटेज है वहां पे, तो उससे कहीं ना कहीं इसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए कि। और अब रही बात यह रामविलास पासवान की, तो रामविलास पासवान कहें ना कहें, आज के दिन में जो मोदी सरकार की जो ताकत है, जो बीजेपी की जो ताकत है सेंटर में, उसको वाकई किसी की परवाह नहीं है। और ये रामविलास पासवान जैसे लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि वो डिसएग्री भी अगर कर लेंगे, और अगर कल को अगर ये सरकार अगर रिजर्वेशन को ख़त्म भी करना चाहे, मैं एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, तो उसमें रामविलास पासवान अपोज करके कुछ बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर लेंगे, चूँकि उनको पता चल गया है कि पिछले 2 इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं, मोदी की जो अपनी जो पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी के पे वो बड़े से बड़े फैसले करने के काबिल है, और वो करके अगर ये खत्म करना होगा तो वो कर भी देगी। लेकिन ये तमाम चीजें इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगले इलेक्शंस में बीजेपी को SC ST वोटर से कितना फायदा होता है। अगर SC ST वोटर्स अपने ही जो यूजुअल उनके जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनको वोट देते नजर आएंगे, तो क्या पता कि फिर वो रिजर्वेशन को खत्म करने की बात हो सकती है। लेकिन जो शिफ्ट हमें यूपी से हमने नजर आया था 2017 के इलेक्शन में, अगर वो शिफ्ट अगर बीजेपी की तरफ जारी रहा तो फिर रिजर्वेशन रहेगा, चूंकि फिर बीजेपी को पता चल जाएगा कि इससे हमारी सियासी फ्यूचर पे कोई इसका फर्क तो पड़ता नहीं है, तो रिजर्वेशन रहे ना रहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। मेरे बीच इस वक्त अनीस दुर्रानी साहब सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अनीस दुर्रानी साहब, आपका भी इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं शाइना इनसे आपके पास आना चाहूँगा। जो बात अरविंद वाजपेयी जी और सिन्हा जी कह रहे थे शुरू में कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही वो दरअसल एक क्वेश्चन का एक आंसर था, उसे बहुत ज्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। क्या वाकई में मोहन भागवत की पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई वो बात कहें तो उस पर गौर नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये छोटा मोटा इशू है जो इशू मोहन भागवत साहब ने उठाया है? शायना एनसी जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय सरसंघचालक जी बहुत ही अभ्यासी हैं जी। वो कभी भी कोई बयानबाजी नहीं करते हैं, और मोहन जी भागवत को जब एक सवाल पूछा गया रविवार को एक फोरम पे, तब उन्होंने ये जवाब दिया। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या आपको लगता है रिजर्वेशन शुड रिमेन अनटच्ड, या आपको लगता है कि डिस्कशन की आवश्यकता है? तो उनका साधारण सा जवाब ये था कि कॉन्वर्सेशन इन हार्मोनियस एटमॉस्फेयर बिटवीन दोज इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन एंड दोज अगेंस्ट इट, ये जरूरी है। अभी मैं नहीं मानती हूं कि उन्होंने कोई भी गलत बयान दिया या इतना बड़ा बवाल उठाने के लिए कि देखिए उनका कहना है कि रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा क्यों नहीं हो? आप मुझे बताएं कि बदलते वक्त के साथ जो हम मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के प्रति जो संविधान के निमित्त बाबा साहेब आम्बेडकर के समय से जो प्रावधान है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक इकोनॉमिक स्ट्राटा है जो चाहती है कि उनको भी रिजर्वेशन मिले, अन्य दल भी कहते हैं कि उनको भी चाहिए, तो एक डिस्कशन की आवश्यकता है। और उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया, तो मैं नहीं मानती हूं कि कुछ भी गलत उन्होंने कहा है। जहां तक कंट्रोवर्सी का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही नियम रहा है हमेशा, वो है काम करते जाइए, कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं, कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सही मायने में जनता और जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए काम करते रहिए। जो किसी को कंट्रोवर्सी करना है वो जाने क्यों कहें, उनका एक ही मंत्र है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो आई थिंक वी मस्ट अंडरस्टैंड द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विदाउट जंपिंग द गन। अनीस दुर्रानी साहब, अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मोहन भागवत जी ने ऐसी कोई बात कही नहीं तो पूरा अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस की अगर हम बात करें, पूरा कांग्रेस प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी या दूसरे जो बड़े लीडर हैं, वो आखिर इस बयान के पीछे क्यों पड़ गया? अनीस दुर्रानी साहब, जब इस बयान की इतनी अहमियत नहीं है तो कांग्रेस क्यों कह रही कि गरीबों की हक तलफी कर रही है, और आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा रहा है कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, पिछड़ों का इससे नुकसान होगा, नाइंसाफी होगी गरीबों और पिछड़ों के साथ। जब बयान की अहमियत नहीं है फिर आप लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं? अनीस दुर्रानी साहब। नहीं, बयान बहुत अहमियत का है, और ये डबल स्पीक बोलना जो है ये संघ परिवार की पुरानी नीति है
आप ये भागवत जी नहीं, के यहाँ बयान को तो मत जितने देखिए। लोग डिबेट में बैठे हैं, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरविंद वाजपेयी साहब हैं, तो अशोक अपना सिन्हा अपना जी व्यू हैं, है ना। मैं चाइना आपको एनसी को आपने नहीं, सुना। मुझे ये ना समझे, सारी दुनिया न समझे, लेकिन जो सच्चाई है वो लोगों के बोलने से मिट नहीं सकती। आज जब आजादी के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस वक्त भी सबसे ज्यादा मुखालिफत जो कर रहे थे संघ परिवार के लोग कर रहे थे। 11 दिसंबर 1948 को जो कॉन्स्टिट्यूशन एक रामलीला मैदान जो दिल्ली का है, इसमें एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी संघ परिवार की, और उसके अंदर ये आए थे, गुरु गोवालकर जी आए थे, जो सबसे बड़े गुरु इनके रहे हैं अभी तक, जिसको ये सब फॉलो करते हैं। और उन्होंने वहाँ कहा था कि ये देश का आइन जो है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये वेस्टर्न विचारों का है। हमको तो मनुस्मृति के हिसाब से आइन बनना चाहिए, हम उसको स्वीकार करेंगे। और वो बिल्कुल सच्चे थे अपनी बात में। उन्होंने बाद में भी उसको नहीं माना, हत्ता के संघ परिवार के दफ्तर पर नेशनल झंडा भी नहीं लगाया, क्योंकि जो आइन नहीं मानता वो झंडा क्या मानेगा देश का। तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब वाजपेयी जी पावर में आए, उन्होंने भी यही बात उठाई थी कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अरे भाई, रिव्यू करने की क्या ज़रूरत है? हज़ारों साल तक आप लोगों के पीछे झाड़ू बांध के उनको घुमाते रहे, उनके गले में हांडी बांधते रहे कि वो थूके नहीं ज़मीन के ऊपर। इतना शोषण दलित समाज का आपने किया। अब अगर वो अब बराबर आपके आ रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये सब चीज़ें तय हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब इसमें बहस है ही नहीं। बहस तो इसलिए की जाती है ताकि आज का युवक जो है वो असल मुद्दों की तरफ ना आए। आज का जो भारत का नागरिक है वो असल मुद्दों की चर्चा ही ना करे। जहां तक ये कहना, अभी ये बहन जी कह रही थी, ये खुद भी प्रवक्ता रही है बीजेपी की बंबई महाराष्ट्र के अंदर, इन्हें पता है कैसे सिरे से खारिज कर दिया इस बयान को दुर्रानी साहब। नहीं, खारिज करने से कुछ नहीं होता। खारिज कर दिया, बोला इसे ये पूरी गवर्नमेंट आरएसएस का मकसद ना निकाला जाए। पूरी गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाला जाए? पूरी परंपरा इनकी है। मैंने बताया ना कि आजादी से पहले से ये इस चीज के मुखालिफ है। ये एक ऐसी शरीफों की जमात है संघ परिवार, जो 3 बार जिसको बैन किया गया है। एक बार अंग्रेजों ने बैन किया, इनको बनाया, दूसरी बार 2 दफा आजादी के बाद ये बैन हुई है। तो ये तो एक ऐसी शरीफों की जमात है जिस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और झूठ बोलना इनकी पक्की हमेशा से आदत रही है। एक कुछ बोलेगा, अभी क्या बोले थे वेद मोहन जी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। वो जनरल सेक्रेटरी है इसके। तो ये एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। मैं सिन्हा जी से जवाब ले लेता हूं, अशोक सिन्हा जी, क्योंकि लगातार मैंने पहले ही कहा था कि लगातार आरएसएस से इस तरह की आवाजें उठती रही हैं, इस वजह से इस बयान को भी शक की नजर से देखा जा रहा है। अशोक सिन्हा जी, आरएसएस, मैंने स्पष्ट कर दिया कि आरएसएस का स्पष्ट मत है, समाज में जब तक भेदभाव रहेगा आरक्षण बना रहेगा। नंबर 1, अभी दुर्रानी साहब ने कहा, दुर्रानी साहब को कोई चिंता नहीं है कि कश्मीर में आज तक 70 सालों तक आरक्षण नहीं दिया गया, ये चुप रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक दलितों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये चुप रहे, इनका कोई चिंता नहीं है। किसने इसको शुरू किया? किसने धारा 370 समाप्त करके आरक्षण दिलाया कश्मीरी समाज को? ये नहीं सोच रहे। ये कह रहे हैं संघ झूठ बोलता है। मैं कह रहा हूं ये झूठ बोलते हैं। आप बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में संघ को क्यों 26 जनवरी के परेड में बुलाया था? क्या यह देश की सेवा के लिए नहीं बुलाया था? लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों संघ को महत्व दिया था? और अगर प्रतिबंध लगा था तो क्यों प्रतिबंध उठाया गया? क्या इन बातों का जवाब देंगे दुर्रानी साहब? केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लिखकर माफीनामा देकर आए थे, लिख के माफीनामा देकर आए थे कि हम किसी तरह से राजनीति नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोशल संस्था। आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, माफीनामा है। आपने गुरु गोलवलकर को कॉल किया कि गुरु गोलवलकर मनुस्मृति चाहते थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप साबित करिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ बोलना संजयों का काम है, एकता की बात नहीं बोलते। आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, मेरे बात का जवाब दीजिए। आप बिल्कुल बोल रहे हैं, नहीं लागू हुआ, आपने जवाब दिया क्या? आपकी चिंता थी क्या? आप सुनिए ना, जवाब आपको देता हूं। आप जो कुछ कर रहे हो, अरे कांग्रेस तो 70 साल से नहीं दिया जा रहा धारा में लेकर आई इसके बारे में आवाज उठाई क्या? आपने क्या करा? आपने यूएनओ तक पहुंचा दिया सारे इशू को कश्मीर के। कांग्रेस 70 साल से इसी तरह से राष्ट्रधारे में लेकर आई है कश्मीर। वहां से 2 लाख समझ लो डंडा चला के। दीपक पांडे आपके पास आ रहा हूं। दीपक पांडे, आरक्षण नहीं दिया था। ठीक है, बात हो गई, अशोक सिन्हा जी बात हो गई, दुर्रानी जी बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया है, ठीक है।
दीपक पांडे, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहन भागवत जी का जो बयान है, इस पर मायावती जी का बहुत सख्त रिएक्शन आया। मायावती जी ने कहा कि शुरू से ही बीजेपी और आरएसएस की सोच है कि किसी तरह से पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। जी देखिए अबू भाई, बिल्कुल ये जो बयान आया है मोहन भागवत जी का, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा मोहन भागवत जी कोई आम आदमी तो है नहीं कि उनके कुछ कहे माने को कुछ नहीं समझा जाए। वो बहुत बड़े पावरफुल हैं। मैं कहूँगा कि अगर कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद कोई अगर कद रखता है बीजेपी और आरएसएस में तो वो मोहन भागवत जी हैं। उनके बयान को ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए। और जहां तक अभी साइना एनसी बोल रही थी कि मोहन भागवत जी क्या कद रखते हैं, वो खुद बता रही थी और वो उनकी बातों का कितना मतलब होता वो बता रही थी। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए। वो खुद कहती हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। ये लोग खुद चाहते हैं, जब एक प्रवक्ता है पार्टी की ये खुद बोल रही है कि समीक्षा होनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये बयान क्यों बोला गया है। दो चीज, और आपको मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब अगर आप इस चीज के खिलाफ नहीं रहते तो आप इस बयानबाजी पे आने की जरूरत नहीं थी। अगर आप लोगों को चाहिए कि आरक्षण एज इट इज रहना चाहिए तो आपने 2015 में क्या बोला था, उसके बाद पलटे थे। फिर आप अगर उस धारा में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको बोलना चाहिए कि जो इतने दिनों से दबे कुचले हैं, अभी उनको पूर्ण रूपेण न्याय मिल भी नहीं पाया है, तब तक हम समीक्षा और रोकने की बात करने लगे। बताइए आज भी कहीं कास्टिज्म के नाम पे या जात के नाम पे लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाता? ऐसी रिपोर्टें आए दिन आती हैं। अगर बता दे बीजेपी के प्रवक्ता या आरएसएस की प्रवक्ता ऐसी बातें नहीं होती हैं तो आज हम कब बोले कि समीक्षा करने की जरूरत है? अभी उन्हें उनका अधिकार मिला नहीं और ये लोग आ गए समीक्षा करने की बात। एक भी बार कहा हो कि आरक्षण रोका जाए? एक भी बार कहा हो? मोहन भागवत ने कहा कि समीक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कहा था कि नहीं कहा था? आज मोहन भागवत किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि आरक्षण रोका जाना चाहिए? बोले हैं, आप बताइए उनकी नीयत क्या है, उससे नीयत क्या निकलती है? आप एक चीज और प्रश्न मैं बोलता हूं, अगर बोल रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ नहीं, मोहन भागवत आरक्षण के खिलाफ नहीं, आरएसएस आरक्षण के खिलाफ नहीं, बीजेपी आरक्षण के खिलाफ नहीं, बताइए। मैं इसका जवाब शाइना एनसी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है अशोक जी, अशोक जी मैं आ रहा हूं, अशोक जी मैं आ रहा हूं, अशोक जी मैं आ रहा हूं, वेट कीजिए, अशोक जी वेट कीजिए, सिन्हा जी वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं। शाइना एनसी को जवाब देना चाह रही है। शाइना एनसी जी, दीपक बात हो गई, दीपक मैं आपका जवाब ले रहा हूं। मैं सिर्फ स्पष्ट जी, शाइना जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड्स में एक बयान पढ़ना चाहती हूँ। वो बयान में सब चीज परिप्रेक्ष्य में जाता है। सरसंघचालक जी श्री मोहन भागवत जी के दिल्ली के एक कार्यक्रम दिए गए भाषण का एक भाव पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास रहा है। समाज में सद्भावना पूर्वक बातचीत के आधार पर सब पक्षों के समाधान का महत्व उन्होंने आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर विचार करने का एक प्रयास किया। जहां तक संघ का आरक्षण के विषय पर मत है वह अनेक बार स्पष्ट किया गया है चुका है कि अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी एवं आर्थिक आधार पर पिछड़े के अभी इससे ज्यादा आप स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं। यह है ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो बात करने की जरूरत है तो ये बताए पहला एक प्रश्न है। दीपक मैं अरविंद वाजपेयी जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है दीपक, बात हो गई। अरविंद वाजपेयी साहब, अगर जब कोई दीपक मैं आ रहा हूं, थोड़ा सुन लीजिए, दीपक सुन लीजिए, मैं मुद्दे की बात। अरविंद वाजपेयी साहब, जो बात मोहन भागवत जी ने कही है विचार करना, यानी इस पर गौर व फिक्र किया जाना, इसके आखिर क्या माने निकाले जाएं? क्या जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, या जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो सही नहीं है? आखिर इस विचार के माने क्या निकाले जाएं वाजपेयी साहब? देखिए ऐसा है कि कोई भी आप पहलू होगा उसके दो पहलू होते हैं। एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं। बिल्कुल। देखिए समाज है, 130 करोड़ की जनता है। यहां अधिकतर लोग पक्ष में हैं कि रिजर्वेशन रहनी चाहिए, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग वो विपक्ष में भी हो सकते हैं। तो मोहन भागवत जी तो सीधा बयान जानना चाहते हैं वो कौन अगर कुछ लोग हैं। बात पे ये छोटा सा प्रश्न है, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे, वो कौन लोग भाई? वो पूरे समाज में, देखिए आप सुनिए, अरे सुनिए पांडे जी, सुनिए ना, पहले जवाब दे दिया, बड़ा क्लैरिफिकेशन इज वेरी क्लियर कि वो उन्होंने बार बार। और दूसरी बात एक सुनिए कि प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं,
जब प्रधानमंत्री ने 2 बार स्टेटमेंट दिया कि जब तक मैं हूं तब तक रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? और उनके बयान को बार बार आप गलत तरीके से देख रहे हैं। उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं है, किसी चीज की कोई नियत में कोई आम इंसान तो है नहीं कि उनके बयानबाजी को हम लोग नजरअंदाज कर सकें। ठीक है दीपक वाजपेयी जी, मैं क्योंकि आप वाजपेयी जी, मेरा सिर्फ एक सवाल कि 3 तलाक का मामला हो या कश्मीर में 370 का मामला हो, ये आरएसएस के एजेंडे में चीजें थी, इस पर सरकार ने काम किया। अब जो इशू मोहन भागवत जी उठा रहे हैं, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार इस पर काम ना करे? इसमें मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें फर्क है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 370 हटाने की बात बड़ी क्लियर है और आज से नहीं है, तो बहुत सालों का से मामला तो था ही नहीं बीजेपी के। ट्रिपल तलाक का मामला भी उनके उसमें है, तलाक का मामला कहीं नहीं था। नहीं, बीजेपी के किसी मैनिफेस्टो में नहीं था। देखिए समाज में मान लिया आपकी बात, लेकिन अगर समाज में कोई कुरीति चली आ रही है, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सती प्रथा क्या किसी के एजेंडे में थी? लेकिन वो भी हटाई गई। अगर इस तरह की कुरीतियां हैं तो हटाई जाएंगी, लेकिन इस पे बड़ा स्टैंड क्लियर है प्रधानमंत्री का, बीजेपी का, आरएसएस का, हम लोगों का। और एक बात समझिए, मुझे जोशी जी से समाज में एक आप बताइए सर छोटा सा प्रश्न, आप बताइए, आरएसएस यहाँ पे बोल रहा है कि जाति सबसे बड़ी समस्या आरएसएस के लिए जाति है, तो आरएसएस ने खुद अपने संगठन में तमाम जातियों का संगठन बना रखा है। आप बताइए, वो अगर ऐसा नहीं चाहते तो जातियों का संगठन क्यों बनाते हैं अपने संगठन में? उन्होंने तमाम जातियों का संगठन बना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति तो इस देश की सच्चाई है, जाति इस देश की सच्चाई है, जाति इस देश की सच्चाई है, उससे कोई नहीं नकार सकता है। और जातियां इसमें रहेंगी, ये भी कोई नहीं नकार सकता। और इसीलिए ठीक है, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में मुनासिब वक्त है कि रिजर्वेशन के इस मुद्दे पर बात की जाए, गौर व फिक्र किया जाए, या वाकई में ये रिजर्वेशन जो है ये सियासत की जरूरत भी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर हम कंटिन्यू करेंगे। आज प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत के उस बयान के जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन का इशू उठाया है। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि इस रिजर्वेशन का मामला काफी पुराना है और अक्सर ये इशू आरएसएस की तरफ से उठाया जाता रहा है, आरएसएस के एजेंडे में भी ये इशू रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए या रिजर्वेशन किसे नहीं मिलना चाहिए, किसे मिलना चाहिए, आखिर ये तय कौन करेगा? या जिन तबकों को और जिन सेक्टर को ये रिजर्वेशन मिल जाता है ये कब तक मिलना चाहिए? ये बहुत से सवाल हैं और बहुत मंझा हुआ एक तरह से बहुत जटिल ये इशू हमेशा से मुल्क के लिए रहा है। और इस पर अब जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया, आखिर इस बयान के माने क्या कुछ निकाले जाएं, आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रिफत जावेद साहब आपके पास आना चाहूंगा। रिफत जावेद साहब, जाहिर सी बात है कि जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में है, और जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है उन्हें आजादी के बाद से लगातार रिजर्वेशन मिल रहा है, और जिन्हें नहीं मिल रहा है वो जाहिर सी बात है एक तरह से नुकसान में है। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या वाकई में इस पर एक बहस नहीं होनी चाहिए, इस पर एक चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और इसके लिए आपको पॉलिटिकल जो सियासी विल पावर की आपको ज़रूरत होती है। देखिए, शुरू में जब ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था आज़ादी के बाद, तो उस वक्त की ज़रूरत थी कि सोसाइटी में जो पिछड़े लोग थे, जो चाहे वो ज़ात पात के नाम पे या किसी और वजह से, तो उनको एक बराबरी का दर्जा देने की अशद ज़रूरत थी उस ज़माने में। तो ये एक रिजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था। और कहीं पे उस वक्त के भी जो हमारे जो आइन के जो बानी हैं, जो जिन्होंने आइन लिखा है,
उनके भी इसमें कहीं पे ये मंशा नहीं थी कि ये फॉरएवर रहेगा, ये दायमी रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ये था कि वक्ती तौर पे उनको एक सहारा दिया जाए ताकि वो बराबरी का मकाम हासिल कर सके, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे जो जनरल कैटेगरी है सारे उसमें compete करेंगे। लेकिन अब ये सिलसिला 70 सालों तक चल पड़ा है, लेकिन अब जब आप देखेंगे तो इसके बेनिफिशियरी जिनके लिए ये लाया गया था वो कम है, और जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया है, मिसाल के तौर पे अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, और फिर से मैं नाम लूंगा रामविलास पासवान का, तो जहां पे जो रिजर्व सीट्स है वो रामविलास पासवान के या साहबजादे जीतेंगे वहां से, या उनके भतीजे जीतेंगे, भाई जीतेंगे। कोई दूसरा पासवान का एक जो ऑर्डिनरी जो वर्कर है वो क्यों नहीं जीतेगा? तो मसला यह है कि हमने सीट रिजर्व कर दिया एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, जॉब में, लेकिन इसका फायदा जो ट्रिकल डाउन करना चाहिए था अक्रॉस द सोसाइटी वो हो नहीं रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? इसके लिए वही जरूरत है कि सियासी पावर, विल पावर की, कि आपको रिजर्वेशन खत्म करके जात पात की बुनियाद पे आपको इकोनॉमिक ग्राउंड पे आपको रिजर्वेशन देना चाहिए, अगर आपको देना ही है तो। और जो माशी तौर पे जो पिछड़े हुए हैं जो सोसाइटी में, उसकी बड़ी तादाद है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, उन लोगों को आप ये एक सहारा दे ताकि वो जो पिछड़े हुए हैं सोसाइटी में 70 साल के बाद भी आजादी के। बिल्कुल। अशोक सिन्हा जी, क्या वाकई में जो बात रिफत जावेद कह रहे हैं कि इस पर एक चर्चा तो होनी चाहिए, जो शुरुआत कई बार ये मुद्दा मोहन भागवत जी उठा चुके हैं, आरएसएस की तरफ से ये इशू कई बार उठाया जा चुका है, क्या वाकई में जो एक क्राइटेरिया है इस पर चर्चा होनी चाहिए कि रिजर्वेशन किन्हें मिलना चाहिए, रिजर्वेशन कितने दिनों के लिए मिलना चाहिए, इस पर क्या वाकई में चर्चा की जरूरत महसूस नहीं होती है? देखिए, उन्होंने एक अभिभावक के रूप में समाज में एकता बनी रहे इस दृष्टि से एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो लोग रिजर्वेशन पा रहे हैं और जो नहीं पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दर्द को समझें और आपस में मिल बैठ के सद्भावना पूर्वक बात कर लें। इस बात में कहीं उन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं की, रिजर्वेशन शब्द की बात नहीं कही। उन्होंने कहा सीधी सी बात की सद्भावना पूर्वक जनतंत्र में मिल बैठ के बात कर लेना चाहिए। मतलब दोबारा इस पर चर्चा होनी चाहिए, दोबारा इस पूरे इशू पर चर्चा होनी चाहिए, ये मतलब था मोहन भागवत जी का। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि जुडिशरी में 2% भी दलित वहां नहीं पहुंचे। क्यों? एक सेक्रेटरिएट में सचिव स्तर के 137 अधिकारियों में से 5% दलित नहीं है। क्यों? ये जो फायदा आपको देना चाहिए, साइना एमसी को जवाब देना चाहिए। उसके पास आप पीएमओ में जाकर के देखिए, पीएमओ में जाकर देखिए, 1% ओबीसी भी नहीं मिलेगा, किसी भी विश्वविद्यालय का चांसलर आपको नहीं मिलेगा। आप बताइए, ये तो जवाबदेही आपकी बनती है क्योंकि आपकी सरकार है। और कांग्रेस से पूछिए क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? मांग हो रही है। आप तो सरकार में है ना, 5-6 साल हो गए, कोर्ट में गए हुए साल में तो आपको भर्ती मामला सब्जुडिस है, कोर्ट में गए हुए हैं, 80% संख्या घोषित कराने के लिए गए हुए हैं, जबकि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, मगर वो कोर्ट में जाकर के लटकाया हुआ है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। सरकार अभी उसमें कुछ नहीं कर सकती। ये है आपकी। आप देखिए कि आप कश्मीर में कौन सा मसला था? कश्मीर में क्यों नहीं आरक्षण लागू हुआ? पंजाब से 2 लाख लोग। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ शायना एनसी से। शायना एनसी, ठीक है, बात हो गई अशोक जी, दीपक बात हो गई, दीपक मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। शायना एनसी जी, क्या वाकई में जो एक इक्वेशन होना चाहिए, सबको जो समाज में बराबरी का एक हिस्सा मिलना चाहिए, क्या नहीं लगता है कि इस पर एक बार फिर से चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए? जो दर्द अशोक सिन्हा जी ने जाहिर किया कि जुडिशरी में चले जाएं या एजुकेशन में चले जाएं तो दलित और पिछड़े तबके से जो लोग आते हैं वो उनका परसेंटेज ना के बराबर है। शायना एनसी जी, देखिए, जहां तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कोई भी चर्चा का मुद्दा ही नहीं उठता है, क्योंकि मोहन भागवत जी हो सरसंघचालक जी के रूप में या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी, हमेशा एक ही प्रतिक्रिया रही है कि हाँ, आरक्षण की आवश्यकता है। क्या बदलते वक्त, बदलते समय के साथ चर्चा या डायलॉग की आवश्यकता है? क्यों नहीं? किसने कहा कि प्रजातंत्र लोक
लोकतंत्र में ये एक अछूत टॉपिक है जहां आप कोई चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। और जब उनको एक सवाल पूछा गया और वो भी दिल्ली में रविवार को जहां एक्ट हटा रहे थे तो वहां पे बोला गया था कि आरटीआई एक्ट हटाने पहले यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, आप सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए। आप लोग जब कोई मुद्दा सिलेक्टेड मुद्दा लेकर के आते हैं उस पर अगर कोई विपक्ष चर्चा की बात करता है तो वहां पे आपको लोकतंत्र की बातें नहीं दिखती है, लोकतंत्र की दुहाई आप नहीं देती है। लेकिन जहां पे बातें आती है इस टाइप की वहां पे आपको लोकतंत्र दिखता है, वहां पे चर्चा भी दिखती है आपको। शायनैंसी जी, कौन सा मुद्दा को आप किस ढंग से बड़ा चढ़ा के कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? आदरणीय सरसंघचालक जी को क्या पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आरक्षण को लेके परिवर्तन लाने की आवश्यकता है? तो हर जगह पे यही चीज लागू होनी चाहिए। देखिए, आप सुनने वाले नहीं तो मैं बोल नहीं, आपको सुनने के सुन लीजिए कि डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, आपने कंटिन्यू कीजिए, कुछ चीजें ठीक है। दीपक सवाल मुझे दीपक थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं वाजपेयी जी आ रहा हूँ, वाजपेयी जी आपके पास ही आ रहा हूँ। दीपक थोड़ा सा, शायना कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ये दिल्ली में जो कार्यक्रम था रविवार के दिन, किसी ने पूछा मोहन जी भागवत को कि क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, दीपक का जो सवाल है उसका जवाब शायना दीजिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या जवाब दिया? जब ऐवान के अंदर किसी बात पे चर्चा के लिए अपोजिशन कहता तो सरकार आखिर चर्चा क्यों नहीं करती है? आप एक बात को 4 बार कहने से वो कंट्रोवर्सी से नहीं बच सकती, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं एक बार भी। पूरी लाइन है, अफसोस की बात है। ठीक है, मैं वाजपेयी जी के पास आऊंगा। अरविंद वाजपेयी जी, समझ पा रहे हैं अरविंद वाजपेयी जी, नहीं ठीक है, बात हो गई दीपक, बात हो गई। वाजपेयी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। अरविंद वाजपेयी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इस सरकार ने अपर कास्ट के जो पिछड़े या जो कमजोर लोग थे उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया, लेकिन क्या इन 6 सालों में दलितों की जो परेशानियां, जो मुश्किलें थी, उसकी तरफ भी सरकार ने देखा? देखिए, ऐसा है कि मैं ये अपने जावेद साहब के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये इतना गंभीर मुद्दा है, इसमें 26.6% दोनों की आबादी है, एससी और एसटी की मिला के। इस पे बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए, और अगर चर्चा होनी चाहिए तो इस बात की होनी चाहिए कि क्या उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन आया। अभी आपको बताया कि जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित जज नहीं है, हाई कोर्ट में 2% भी जज नहीं है। सेक्रेटरीट तो इसके लिए तो आपकी सरकार जिम्मेदार है, जिस सरकार के अलायंस आप हैं, 6 साल से सरकार है, तो कहीं ना कहीं तो अब ये सरकार जिम्मेदार होगी इसके लिए। ऐसे डिबेट नहीं होते, ऐसे डिबेट नहीं होते। आई एम सॉरी, आप बोलिए, ऐसी डिबेट थोड़ी होती है। जरा सुन ले, फिर उसके बाद आप हमसे पूछिए। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू है। इस पे अभी चर्चा सिर्फ एक बात पे हो, अभी सिर्फ चर्चा एक बात पे हो सकती है कि पिछले 70 सालों में स्थिति कहां पहुंची है। क्या प्लेन लेवल फील्ड आ गई है? क्या वो स्थिति बन गई है? इससे ज्यादा कोई चर्चा नहीं हो सकती। मुस्लिम समाज के लिए क्या स्थिति बनी? सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी, स्थिति वही की वही है, तो इस पे चर्चा हो सकती है। लेकिन रिजर्वेशन रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात पे बिल्कुल चर्चा नहीं होगी, और हम इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं, और अभी क्लियर भी किया उन्होंने। ये बात तो मोहन भागवत जी उठा रहे हैं ना, रिजर्वेशन रहेगा, वाजपेयी जी, क्योंकि स्थिति नहीं सुधरी हुई है। तो अरविंद वाजपेयी जी, ये बात तो मोहन भागवत जी उठा रहे हैं, और 2015 में भी उन्होंने बिहार चुनाव में भी ये बात उठाई थी कि चर्चा होनी चाहिए। रिपीटेडली ये तो बार-बार साहब रिपीटेडली अभी दोनों प्रवक्ताओं ने बड़ा क्लियर किया, और भागवत साहब का स्टेटमेंट भी पढ़ के सुनाया, और वो कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। एक पदाधिकारी कहता है रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए, भागवत जी कहते हैं। अच्छा, मेरे एक बात का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री बड़ा होता है या मोहन भागवत बड़े होंगे? देखिए, मोहन भागवत जी आरएसएस के हेड हैं, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं, कैबिनेट चलाती है। जब उनकी स्टेटमेंट आ गई तो उनकी स्टेटमेंट के पीछे क्यों देखा जा रहा है? भागवत जी के हाथ में ये कठपुतली सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, ये कठपुतली सरकार है। वाजपेयी जी, अरे नहीं भाई, ये आप लोगों का पॉलिसी रही है। 10 जनपद से आप चलाते थे सरकार। देखिए, सरकार मनमोहन सिंह की रिपोर्ट आप रखते थे अपने हाथ पे, नहीं कर सकते हैं।
गलत, बिल्कुल वाजपेयी जी आप अरे हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं सरकार प्रधानमंत्री चलाता है, हम जानते हैं कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के चलाता है, लेकिन और यही वही सरकार है जिसने SC/ST का रिजर्वेशन को डाइल्यूट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इस सरकार ने उसको दोबारा से लागू किया, SC/ST के लिए किया। ये आप कैसे कह सकते हो? अरे छोड़िए ना वो RSS का एजेंडा, देखिए RSS सरकार का हिस्सा नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। आप कुछ भी अपने विचार रख सकते हैं, समझ है, एक ही थैली के चुट्टे बुट्टे हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक जी, भाई आप क्या बेमतलब की बेपर क्यों उड़ाते हैं? आप किसके थैले के चिट्टे बट्टे हो? आपके बारे में नहीं बताया जा सकता कि आप किसके इशारे पे बोल रहे हैं? बताइए क्या? अरे बताने में क्या कसर छोड़ी है आप लोगों ने? एनजीओ संगठन है, बताने में क्या कसर छोड़ी है? आपने तो तुम्हारा लगा दी 14 में आने के बाद, और अभी तक किसी आदमी को कन्विक्शन नहीं करा पाए। किसी एक आदमी को कन्विक्शन नहीं करा पाए आप। 14 से आने के बाद से आप यही करते फिर रहे हैं। अरे भाई इसका पीछा ले, उसका ले, उसका ले। किसी एक को कुछ साबित तो कर दो। ठीक है, मैं रिफत जावेद साहब, मतलब रिजर्वेशन की जब बात आती है, जो बात अशोक सिन्हा जी कह रहे थे कि एक दर्द तो होता है, जिसे मिल रहा है उसके अपने मसाले, जिसे नहीं मिल रहा है वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो इस पर भी क्या चर्चा ना होनी चाहिए? जिस तरह से अरविंद वाजपेयी जी कह रहे हैं, क्या इस पर भी चर्चा ना हो? नहीं, बिल्कुल अबू भाई, पहले प्रश्न गलत है। अबू भाई प्रश्न ही गलत है कि जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न ही गलत है। जो इसका फायदा उठाती रही हैं, वोट बैंक कंसोलिडेट करती रही हैं, और जाहिर और सबसे बड़ी जो इससे जिसको नुकसान हुआ है, जिस सियासी पार्टी को नुकसान हुआ है, वो बीजेपी है। चूंकि हिस्टोरिकली बीजेपी को कहा यह जा रहा है कि उसको अपर कास्ट जो हिंदूज है वो वोट करती है, और ये जो SC/ST है इसके वोट उसको नहीं मिलते हैं, हिस्टोरिकली ये कहा जाता है। तो मेरा ये कहना यह है कि एक पॉलिटिकल विल दिखाइए, और जो भी SC/ST के चैंपियन हैं, उनके हुकूक के चैंपियन हैं, वो चाहते हैं कि उनका भला हो, और हम भी चाहते हैं कि उनका भला हो, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी के हैं, और सोसाइटी में बिल्कुल एक पैरिटी आनी चाहिए। जब आप इकोनॉमिक ग्राउंड पे जब आप एक रिजर्वेशन लाएंगे तो लामहला फायदा इन्हीं को होगा, चूंकि इकोनॉमिकली भी सबसे मार्जिनलाइज्ड अनफॉर्चुनेटली 70 साल की आज़ादी के बाद भी यही लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, दलित हैं, यही लोग सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। तो जब आप इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन देंगे फिर भी फायदा इनको होगा। मसला ये होगा कि फिर एक दलित को अपील करने वाला, कोई एक खास SC/ST को अपील करने वाली कोई पार्टी फिर नहीं रह जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास वाजपेयी जी आपसे सहमत नहीं, रिफत जावेद, अरविंद वाजपेयी जी आपसे सहमत नहीं, वाजपेयी जी आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए। मैं खुद दीपक सरासर गलत है। दीपक में आ रहा हूं, अरविंद वाजपेयी जी आप जल्दी से जवाब दीजिए। होती तो आप इस टाइप की बात नहीं करते। पहले एक बात समझिए, पहले बात सब समझिए, रिजर्वेशन जो मिला है सोशली बैकवर्डनेस के लिए रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बाद में आया है। जो समाज का एक दबा कुचला हिस्सा रहा है सदियों से, क्या उसका अपलिफ्टमेंट हो चुका है? आंसर इज नो। तो आप उस पर कैसे चर्चा करेंगे? जब तक बराबर की फील्ड नहीं आएगी, जब तक सब सीमित साधन सबको बराबर नहीं मिलेंगे, तब तक आप उसको कैसे टच कर सकते हैं? सवाल ये है, इस पे डिबेट कर सकते हैं आप, लेकिन इस पे डिबेट नहीं करेंगे कि रिजर्वेशन पे चर्चा शुरू हो जाएगी। वो सेकेंडरी स्टेज है, पहले फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करिए अगर आपको चर्चा करनी है, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल टू द कंट्री। दीपक आपका रिएक्शन डिस्टर्ब करने वाली बात हो। ठीक है दीपक। अबू भाई, अभी रिफत भाई कह रहे थे कि इकोनॉमिक, मैं आपको बता दूं जब 90 और 95 दशक में क्या होता था, रिजर्वेशन की सीट खाली रहती थी तो उस पे लोगों को एडहॉक बेस पे रख दिया जाता था, और कुछ दिन बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाता, लेकिन वो सीट नहीं भरी जाती थी। तब बोला जाता था कि योग्यता की कमी। लेकिन आज योग्य लोग भी हैं उस समय, लेकिन 80% सेंट्रल नौकरियों में वो पद रिक्त है, नहीं दिया जा रहा है। अगर ये बात कहते हैं कि इकोनॉमिक की, अगर उनका जब रिजर्व है उसके बाद नहीं दिया जा रहा है, अगर इकोनॉमिक बेस पे बना दिया जाएगा तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो मानसिकता है सरकार की, अगर रिजर्व होने के बाद भी उसे नहीं भर रही है, इकोनॉमिक बेस पे बना दिया जाएगा तो जैसे आप अभी सुन रहे थे कि जैसे जज जो हैं या फिर और सचिव हैं, वहां पे बस जनरल मिल रहा है, हर जगह वही मिलेंगे, क्योंकि जो माइंड सेट होता है, जो एक
जो जो जन्मजात विचारधारा होती है वो लोग क्या हावी है। अब नो डाउट हर जगह वो लोग पड़े हैं। वो लोग अगर कोटा नहीं होता तो बिल्कुल 1% नहीं आने देंगे। और आप लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक की, इकोनॉमिक बेस पे आप एक छोटा सा भी प्रयोग करके देखेंगे इतना बड़ा बवंडर बन जाएगा। और आपको जिसको जमीनी हकीकत नहीं पता होती है वही बात करता है कि आकर के हम इकोनॉमिक बेस पे आरक्षण दे करके दलितों का उत्थान कर सकते हैं। मैं दुर्रानी साहब, अब कांग्रेस जो हल्ला इतना ज्यादा शोर मचा रही मोहन भागवत जी के इस बयान पर, मेरा फिर वही सवाल है। कांग्रेस लगातार कह रही कि आरएसएस और बीजेपी का दलित और पिछड़ा मुखालिफ चेहरा जो है वो एक तरह से सामने आ गया, लेकिन यहां तो चाहे अरविंद वाजपेयी जी की बात कर लिए, अशोक सिन्हा जी का बात कर लिए, सब यही कह रहे हैं कि भाई इस पर तो चर्चा की जरूरत ही नहीं है। समाजी तौर पर जो बिछड़े हैं इस पर बात हो सकती है कि 70 सालों में ये कहां पर पहुंचे हैं। नहीं तो ये इस बात को तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि चर्चा होने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज़ तो इस्टेब्लिश फैक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है इस बारे में, और यहाँ तक क्लियर हो चुका मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स के जरिए कि किस किस को इस दायरे में आता है। और उसके बाद सबको जिसको सब कुछ मिला हुआ है तब भी वो 10% का रिजर्वेशन उनको चलो दे दिया गया कि साहब ये वंचित रह गए। और उन 10% का भी ये हाल है कि अभी तक बहुत सारे एडमिशन्स के अंदर सीटें खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि वो दूसरे चैनल से आ जाते हैं ऑलरेडी। तो ये मिसाल देना कि साहब वो पासवान की मिसाल देना, और अभी कितने लोग हैं ऐसे। और क्रीमी लेयर को हटाने का तो ऑलरेडी पास हो चुका है। क्रीमी लेयर को हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो बीच में घुस गए हैं लोग ऐसे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बात ये गलत है कि ये कहना कि इकोनॉमिक आधार के ऊपर करेंगे तो इनका फायदा होगा। अब तक पहुंचा है फायदा वो भी सब वाइप आउट हो जाएगा अगर इकोनॉमिक आधार बनाया गया। अशोक सिन्हा जी, जो बात आप कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, आखिर चर्चा किस बात पर हो? जो बात अरविंद वाजपेयी जी कह रहे हैं कि भाई चर्चा का क्राइटेरिया आखिर क्या होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है क्या वो अब इस बात पर राजी होंगे कि चर्चा के बाद उन्हें जो फायदे मिल रहे हैं वो वापस लिए जाएं? आखिर चर्चा होगी किस बात पर? देखिए जो कुछ भी होगा झगड़ा हुआ, कोई देश के अंदर झगड़ा फैला हुआ है, कोई चर्चा हो रही है, ये बहस किस लिए करी जा रही है? की कोई बात नहीं कही गई है। अरे वे बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समता पर विश्वास करता है। वो उसका कहना है कि एक श्मशान, एक जल स्थान, एक पूजा स्थान सारे समाज का होना चाहिए। तो जब यह सामाजिक समता की बात की जा रही है, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो जनतंत्र है, डेमोक्रेसी में बातचीत होनी चाहिए, कोई चीज सुधार होना चाहिए। साहब आपकी बात से ये प्रश्न उठता है, आपने आज तक कितने ओबीसी और SC/ST को अपने संघ संचालक बनाया है? सिन्हा साहब आप बताइए कितने संघ संचालक जो है SC/ST OBC समाज से बने हैं? सबसे पहले उस विधान को चेंज कीजिए। आप आए क्या? संघ चालक की नौकरी क्या कोई नौकरी है? सरकारी नौकरी है क्या? जो काम करते हैं हम जाति के आधार पर चिंतन ही नहीं करते। आपका चिंतन हमसे मेल ही नहीं खाता। हम कह रहे हैं हम जाति के आधार पर नहीं सोचते, हमारे यहाँ जाति के आधार पर सोचते संचालक नहीं बनते। जो काम करने आएंगे, जो देश की सेवा करेंगे वो आएंगे। दलित ही नहीं आया काम करने के लिए, बहुत से लोग ऐसे ओबीसी नहीं आया काम करने के लिए। अरे सिन्हा साहब आज तक कोई दलित ओबीसी आया ही नहीं। काम करो ना, काम करने आओगे नहीं। आप रिजर्वेशन के लिए केवल चाहिए, यहाँ शरीर छोड़ना। आप देखिए संघ में वो लोग आते हैं, विवाह नहीं करते, शादी नहीं करते। क्या वाकई में आजादी के बाद से, जब से हमें आजादी मिली 1947 के बाद, क्या अब एक टाइम आ गया, एक वक्त आ गया है कि अब एक क्राइटेरिया भी तय होना चाहिए कि जो लोग इतने दिनों से फायदा उठा रहे हैं इस रिजर्वेशन का, क्या वाकई में उस पर एक नजरसानी होनी चाहिए, उस पर दोबारा से गौर व फिक्र किया जाना चाहिए? उनकी चर्चा की आवश्यकता है क्योंकि बदलते हर 5-10 वर्ष में समाज भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, और हर एक कौम के जो पैरामीटर्स होते हैं सक्सेस। लेकिन अरविंद वाजपेयी जी तो इसके लिए तैयार ही नहीं है। पैरामीटर पे बात करेंगे ये सब चीजों। साइना जी वो 3-4 पैरामीटर फटाफट बता दीजिए 10 सेकंड में। स्वयं सरसंघ चालक जी ने कहा कि जहां तक शेड्यूल का जो कहा सो कहा। साइना जी जो कहा सो कहा, ठीक है मैं मान लिया, कुछ भी कहा। आप पैरामीटर बता दीजिए किस पे चर्चा करनी चाहिए। और एक बहस की दृष्टि से
अरे देखिए, साइना जब जी जनता 5 ने पैरामीटर ठान बता लिया दीजिए तो जिस पे मोदी बहस जी के करना है नेतृत्व हमें। में उनको साइना जी, भरोसा है। साइना जी, तो 5 पैरामीटर स्वाभाविक बताइए। रूप से पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है, संविधान के निमित्त अरे वो जो 5 प्रावधान पैरामीटर लाने बताइए की जिस पे आवश्यकता पार्लियामेंट है, में चर्चा तो होगी। हो सकती है। 5 मैं पैरामीटर मानती हूं बता कि जो दीजिए। आप साइना जी 5 पैरामीटर बता दीजिए। भाई साहब, आपने तो एक डिसीजन बना ही दिया है आपके मन में। आपने पहले भी कुछ गलत बयान दिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। मैं आपसे विनंती करूंगी कि पहले थोड़ा ये सवाल वाजिब किया है कि आखिर चर्चा किस पर होगी, उसका पैरामीटर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, किन चीजों पर चर्चा होगी, ये तो क्लियर हो। पैरामीटर बताइए जिस पे चर्चा करनी है। वो संसद तय करेगा या आप और हम? नहीं, आप तो बोल रही है बहन जी की चर्चा होनी चाहिए। जब आप मानती हैं कि चर्चा होनी चाहिए तो वो पैरामीटर आप बताइए। मतलब चर्चा होगी किस पर? हाँ, वो चीज मैं जानना चाहता हूँ। चर्चा होगी तो पार्लियामेंट में, संसद में। नहीं, आप भी चाहती हैं कि चर्चा होनी चाहिए। आपने बोला, ठीक है, देखिए बात बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मेरे पास टाइम नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है कि समाज में सबको एक नजर से देखने की जरूरत है, और आजादी के बाद से ही एक तबका ऐसा है जिसे बहुत सी सहूलियात मिली हुई है, रिजर्वेशन मिला हुआ है, और अगर इस पर वाकई में गौर फिक्र किया जा सकता है, वक्त की जरूरत है, तो इस पर गौर फिक्र भी होना चाहिए कि जिनके लिए, जिस पिछड़े समाज के लिए यह रिजर्वेशन दिया गया था, उस पिछड़े समाज की आज के वक्त में हालत क्या कुछ है, इस पर बात हो सकती है और इस पर चर्चा की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद बाजपेयी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, शाइना एनसी जी, रिफत अब्दुल्ला साहब, दीपक पांडे जी, अनीस दुर्रानी साहब और अशोक सिन्हा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।